पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था कि ऑर्स्टेड जो कि एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। ऑर्स्टेड ने एक कोइंसिडेंटली संयोग से एक प्रयोग किया नहीं बल्कि वो बाई चांस प्रयोग हो गया कि वो धारावाही परिपथ में करंट फ्लो करा रहे थे और उसके पास उनकी एक चुंबकीय सुई पड़ी हुई थी। तो उस चुंबकीय सुई में जो कि हमेशा इस प्रकार से रहती है, उत्तर और दक्षिण दिशा को हमेशा व्यक्त करती है, वो चुंबकीय सुई उस धारावाही परिपथ के कारण विक्षेपित हो गई। और चुंबकीय सुई के विक्षेपित होने का मतलब यह है कि आसपास कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो यदि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है तो इसका अर्थ ऑर्स्टेड ने यह निकाला कि उस धारावाही परिपथ के कारण ही उसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये सब बातें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कि आपने मिस कर दिया हो, पिछली क्लास नहीं पढ़ पाई तो उसमें आप देख लेना पिछले वीडियो में। इसमें आप देखो, हमने जो आपको बताया था पिछली क्लास में, किसी तार में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, सर्किट हो सकता है पूरा या केवल कोई एक तार हो सकता है, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। चुंबकीय क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, यदि यहां पर एक स्थिर आवेश है Q, कूलम का नियम सबको याद होगा, जो कि बिंदु और स्थिर आवेशों के लिए परिभाषित होता है। तो यदि कोई बिंदु आवेश है या स्थिर आवेश है तो इसके परितः भी एक क्षेत्र निर्मित होता है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का सोर्स कौन होता है, स्रोत कौन होता है? विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है एक स्थिर आवेश। तो आपने नोट भी किया था पिछली क्लास में कि स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है। और किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हमने नाम दिया है धारावाही चालक। अब इस पूरे चैप्टर में ऐसा एक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम बोला करेंगे धारावाही चालक। तो ये धारावाही चालक जो है, इसके परितः भी एक क्षेत्र निर्मित होता है। इस क्षेत्र का नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर आवेश के परितः विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है और धारावाही चालक के परितः, धारावाही चालक का मतलब जिसमें आवेश फ्लो हो रहे हैं, विद्युत धारा का मतलब ये है गतिमान आवेश। तो इसके अंदर विद्युत धारा है, मतलब इसके अंदर आवेश मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। अब दो प्रश्न हमारे मन में आते हैं। पहले, यदि ये विद्युत धारा है तो इसको विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं कहा गया, चुंबकीय क्षेत्र क्यों कहा गया? ठीक है, ये मन में आता है। जब यहां आपने विद्युत क्षेत्र कहा तो यहां भी तो विद्युत धारा है, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र क्यों बार बार आप कह रहे हैं? इसका कारण ये है, बल्कि इसके दो कारण हैं, कि विद्युत क्षेत्र कौन निर्मित करता है? आंसर, एक स्थिर आवेश। विद्युत क्षेत्र निर्मित करने के लिए हमारे पास कंपल्सरी क्या होना चाहिए? एक स्थिर आवेश होना चाहिए। क्या यहाँ कोई स्थिर आवेश दिख रहा है आपको? यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा मतलब गतिमान आवेश। तो इस चालक में आवेश गति कर रहे हैं, इसलिए इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन सा क्षेत्र? तो पक्की में है, तो फिर कौन सा क्षेत्र है? तो हमने यहाँ पर यदि हम एक +1 आवेश को रखते हैं, यदि हम यहाँ एक इकाई धनावेश को रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाता है। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र में दो बातें याद रखेंगे। विद्युत क्षेत्र कौन बनाता है? एक स्थिर आवेश। विद्युत क्षेत्र किस पर बल लगाता है? एक स्थिर आवेश पर। स्थिर आवेश ही बनाता है और स्थिर आवेश पर ही बल लगाता है। प्लस है तो प्रतिकर्षण, माइनस है तो आकर्षण। यहाँ ये गतिमान आवेश है, विद्युत धारा का मतलब गतिमान आवेश, तो इसकी चारों तरफ जो क्षेत्र बना, ये विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर हमने इकाई धनावेश रखा इसमें, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ना इस पर प्रतिकर्षण का बल लगता है, ना इस पर आकर्षण का बल लगता है, उस पर कोई बल ही नहीं लगता। इसका मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है,
ये विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये बात समझ में आती है? ये विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। किसी धारावाही चालक के परितः जो क्षेत्र बनता है वो विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि विद्युत क्षेत्र हमेशा स्थिर आवेश बनाता है और धारावाही चालक में स्थिर आवेश नहीं होते। दूसरा कारण ये, यदि हम इस क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश रखते हैं तो जैसे विद्युत क्षेत्र में बल लगता है वैसे यहाँ भी लगना चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा कि इस स्थिर आवेश पर ना तो प्रतिकर्षण का बल लगा ना आकर्षण का बल लगा। माइनस चार्ज भी हमने रख के देखा, इस पर भी ना प्रतिकर्षण का बल लगा ना आकर्षण का बल लगा। तो ये दोनों बातें ये प्रूव कर देती है कि धारावाही चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो फिर कौन सा क्षेत्र होता है? तो हमने यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रख के देखी। एक चुंबकीय सुई को रखा और चुंबकीय सुई ऐसे विक्षेपित हो गई। विक्षेपित होने का मतलब क्या है? इस पर कोई चुंबकीय बल क्रियाशील है। तो यदि ये वाला क्षेत्र आवेश को तो विस्थापित नहीं कर पाता, मतलब विद्युत क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है, तो इसका हम क्या अर्थ निकालें? इसका अर्थ ओर्स्टेड ने ये निकाला कि प्रत्येक धारावाही चालक के परितः एक क्षेत्र होता है, किंतु वह विद्युत क्षेत्र नहीं होता, वह चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्यों चुंबकीय क्षेत्र होता है? क्योंकि उसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। यदि इसमें इकाई आवेश विक्षेपित हो रहे होते, यहाँ वहां मूव कर रहे होते, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल लेते कि ये विद्युत क्षेत्र है। लेकिन चूंकि आवेशों पर कोई इफेक्ट नहीं दिखता और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक धारावाही चालक के परितः एक क्षेत्र होता है और वो क्षेत्र चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है। इस क्षेत्र को हमने नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा ये होनी चाहिए कि प्रत्येक धारावाही चालक के परितः एक ऐसा क्षेत्र होता है जो स्थिर आवेशों पर प्रभाव नहीं डालता, किंतु चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है। फिर से सुनो, प्रत्येक धारावाही चालक के परितः एक ऐसा क्षेत्र होता है जो स्थिर आवेशों पर प्रभाव नहीं डालता, इन पर ये कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये बात समझ में आती है? ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, भले ही विद्युत धारा से बन रहा है, लेकिन है कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपने नोट कर ली, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फर्स्ट चैप्टर में E से व्यक्त करते थे, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल B। ये B हमने इसके लिए रिजर्व कर दिया। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आओ नोट कर लो, नीचे नोट कर लो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाता है? तो आंसर धारावाही चालक बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र किस पर प्रभाव डालता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश से बना है। विद्युत धारा का मतलब क्या है? गतिमान आवेश। तो गतिमान आवेश पर ही प्रभाव डालेगा, गतिमान आवेश पर ही प्रभाव डालेगा। तीसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई को प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो केवल उसकी पहचान है कि चुंबकीय सुई को हमने यहाँ रखा तो विक्षेपित हो गई, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये बात है कि विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश बनाता है, स्थिर आवेश पर ही बल लगाता है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा मतलब गतिमान आवेश बनाती है, तो गतिमान आवेश पर ही वो बल लगाएगा। अब अगला पॉइंट समझिए, ये धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक में ऐसे ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, ये ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
तो इसका चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, ये हमने बताया अभी आपको, ऑर्स्टेड ने यही कहा था कि धारावाही चालक के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, उसको समझिए। किसी धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस टाइप का होता है, तो इसको समझने के लिए अपने पास दो नियम हैं। किसी धारावाही चालक के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस शेप का होता है, किस दिशा में होता है, उसको समझने के लिए दो नियम हैं। एक मैक्सवेल का पैंच नियम या स्क्रू नियम, पैंच या स्क्रू नियम, और दूसरा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ये दो नियम किस लिए हैं, किसी धारावाही चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र बनना है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका शेप क्या है। तो इसको समझने के लिए ये दो नियम हम काम में लेते हैं। देखो अभी आप समझ जाओगे। पहला नियम है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। जब भी हम कोई स्क्रू ऐसे किसी चीज में कसते हैं तो उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो नीचे जाता है, ऐसा होता है। और जब हम इसको उल्टा घुमाते हैं तो ये स्क्रू ऊपर आता है। ये सबने किया होगा, है ना। जब भी हम कोई स्क्रू कसते हैं तो ऐसा घुमाते हैं, अपनी अंगुलियों को ऐसे घुमाते हैं, और जब हम उसको खोलते हैं तो अंगुलियों को ऐसे घुमाते हैं, ये तो स्क्रू ऊपर की ओर आता है। अब इस नियम को हम अटैच करते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। तो जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में इस स्क्रू को भेजने के लिए जिस तरफ उंगलियां घुमाई जाएंगी उस तरफ उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए ऊपर की ओर विद्युत धारा जा रही है, हमें इस स्क्रू को ऊपर की ओर भेजना है, ऊपर की ओर, तो हमें इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा, ये तो ये ऊपर की ओर जाएगा। और यदि हम इसको ऐसा घुमाएंगे तो वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो ऊपर विद्युत धारा जा रही है तो हमें इस पेन को, हमें इस स्क्रू को ऊपर भेजना है। यदि नीचे विद्युत धारा जा रही होती तो हमें इसे कहां भेजना होता, नीचे। समझ में आता है, जहां विद्युत धारा जा रही है उस डायरेक्शन में आपको ये स्क्रू भेजना है। मान लीजिए ये विद्युत धारा की डायरेक्शन नीचे की ओर है, नीचे की ओर, मतलब आपको स्क्रू कहां भेजना है, नीचे भेजना है। तो नीचे भेजने के लिए हमें इसे कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे, ये मतलब आपकी अंगुलियां ऐसे दाईं ओर जाएंगी, ये डायरेक्शन होगी। तो इस धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, इस चालक के परितः इस प्रकार से। समझ में आया, ये धारावाही चालक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ये इसके परितः ऐसे गोल गोल छल्ले टाइप के, ये ऐसा इसका धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये ऐसा, ठीक है। और यदि विद्युत धारा ऊपर की ओर फ्लो हो रही है तो हमें इस स्क्रू को ऊपर भेजना है, तो इसको हमें ऐसा घुमाना पड़ेगा, ये जा रहा है ऊपर की ओर। आपकी अंगुलियां बाईं ओर जाएंगी, ये ऐसी जाएंगी बाईं ओर। तो विद्युत धारा की जो कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा भी ऐसे बाईं ओर, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नियम है। दूसरा नियम आपको और स्पष्ट कर देगा, ये मैक्सवेल का पैंच नियम है। इसको फिर से एक बार सुन लो, केवल सुनना है, अभी लिखना कुछ नहीं, लिखवा देंगे हम बाद में। मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या कहता है, यदि स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा, स्क्रू कहां बढ़ता है, ऊपर, विद्युत धारा भी कहां फ्लो हो रही है, मान लीजिए ऊपर, ठीक है। तो यदि स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है तो जैसे हमें अंगुलियों को घुमाना पड़ता है वो डायरेक्शन इसके चुंबकीय क्षेत्र की होती है। तो ये बात तो क्लियर है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल एरिया में होगा। लेकिन अब वो गोला ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये बात कौन बताता है, मैक्सवेल का स्क्रू नियम, कि हमें अंगुलियां कैसे घुमानी पड़ेंगी, ऐसी घुमानी पड़ेगी कि ऐसी घुमानी पड़ेगी।
जहां आपकी उंगलियां घूमती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, ये तो समझ में नहीं आता आपको, लेकिन ये नियम पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, इसी बात को फ्लेमिंग ने अपने हिसाब से बताया। अब इन्हें अपने नियम बनाया तो कई लोगों को समझ में नहीं आया कहाँ पे उंगलियां घुमाना है, कहाँ पे स्क्रू जा रहा, कहाँ पेंच जा रहा, इतना हमारा दिमाग नहीं चलता। ठीक है, तो हमने एक छोटा नियम, फ्लेमिंग ने आपको एक नया नियम दिया, दाएं हाथ का। ये बिल्कुल इजी है, अपने दाएं हाथ से, ठीक है, राइट हैंड से, ये नहीं कि हम लेफ्ट से पकड़ेंगे। आप किसी भी हैंड से काम करते हो, चाहे आप राइट हैंडेड हो चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो, लेकिन ये नियम दाएं हाथ में यूज करना है। ठीक है, तो ये कोई धारावाही चालक है, इसमें ऊपर की ओर विद्युत धारा फ्लो हो रही है, तो अपने दाएं हाथ से इस चालक को ऐसे पकड़िए। ये हमने इस चालक को अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया और अंगूठा किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जहां विद्युत धारा फ्लो हो रही। तो विद्युत धारा ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, उसको ऐसे पकड़ेंगे ताकि अंगूठा कहां दिखाएगा, ऊपर की। समझ आया? और अगर विद्युत धारा नीचे फ्लो हो रही होगी तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। हमेशा आपका अंगूठा कहां पे होना चाहिए, जहां विद्युत धारा फ्लो हो रही। ठीक है, यदि विद्युत धारा ऐसी फ्लो हो रही है तो इसको ऐसे पकड़िए। अंगूठा हमेशा विद्युत धारा की डायरेक्शन में हो। विद्युत धारा ऐसे फ्लो हो रही तो ऐसे पकड़ लीजिए इसके लिए। तो जहां विद्युत धारा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आपका अंगूठा होना चाहिए, और चालक को पकड़ने के लिए केवल और केवल दाएं हाथ का यूज करना है। तो अंगुलियां जो आपकी हैं, जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, चुंबकीय क्षेत्र की। आप सब लोग करके देख लो, अपने दाएं हाथ में अपने अपने पेन को पकड़ो, जो आपके पास पेन है अपने दाएं हाथ में पकड़ो, और ये सोचो कि ये पेन नहीं है बल्कि एक धारावाही चालक है। ठीक है, लेकिन सच में नहीं पकड़ना, उसमें करंट होगा धारावाही चालक में। तो बस ये पेन को समझ लो कि धारावाही चालक है, इसमें करंट नहीं आएगा। इसको हम धारावाही चालक मान लिया और अंगूठा ऐसे। अब बताओ विद्युत धारा किस तरफ फ्लो हो रही है अंगूठे के अनुसार, ऊपर या नीचे, किस तरफ, ऊपर की ऊपर की। तो आपकी जो अंगुलियों का घेरा बना हुआ है, ये डायरेक्शन किसकी है, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की। ये समझ में आया? ठीक है, अब हमें विद्युत धारा को नीचे की ओर भेजना है। ऐसी विद्युत धारा जा रही तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा आप बना सकते हो उसके लिए। अब इस चालक को ऐसा पकड़ लीजिए, इस प्रकार से। आपका अंगूठा कहाँ हो गया, नीचे हो गया। जहां विद्युत धारा जाएगी वहां आपका अंगूठा कर लो। ये अंगूठा कर लिया। अब अंगुलियों का घेरा देखो ध्यान से, ये अंगुलियों का घेरा है, तो ऐसी विद्युत धारा, ये सॉरी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो जिस तरफ विद्युत धारा जाती है वो आपके अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। तो जो आपकी अंगुलियों का घेरा होता है वो घेरा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो मैक्सवेल का इसको नियम भी यही बताता था। देखो ये है, ये डायरेक्शन है, ऐसा यदि आप पेन घुमाओगे तो वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन है, ये ऐसी, ऐसा यदि आप पेन घुमाओगे तो वो नीचे ही जाएगा, अंगूठे की ओर जाएगा। तो दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन शब्दों में अंतर है। थोड़ा सा मैक्सवेल का नियम कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इस नियम को कुछ नहीं करना होता है। जिस भी धारावाही चालक में आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फाइंड करनी है, उस धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ से पकड़ लो। अंगूठा विद्युत धारा की डायरेक्शन में होगा, तो अंगुलियों की जो घूमने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इन दो नियमों के द्वारा हम ये फाइंड करते हैं कि धारावाही चालक के परितः बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन